मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया के पार्ट 1 में हमने कांग्रेस अधिवेशन के बारे में चर्चा की थी और दूसरा हमने वीडियो डाला जिसमें से हम लोग 1905 तक से शुरू किया था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 21 था और जो हम लोग 21वां था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले से हम लोग का सफर चला था 1925 तक। तो आज जो हम लोग बात करेंगे ये आज फुल एंड फाइनल होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में जो कुछ भी हम लोग के पास एक पॉइंट आएगा उस पर हम लोग पूरी तरह से अपना एक डिटेल अप्रोच रखेंगे। जहां तक बात रही इन सारे तथ्यों का, तो कांग्रेस के हम लोगों ने कांग्रेस के जो पहले फर्स्ट एपिसोड यानी उसको एपिसोड ही बोल सकते हैं, उसमें हमने जो बात किया था, सेकंड में जो हमने बात किया था, और अगर इन तीनों को कंपाइल करके आप एक बार वीडियो मेरा कंप्लीट देखते हैं तो इसका सर्टेन है कि सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बल्कि आप कांग्रेस अधिवेशन से संदर्भित उन तथ्यों, जो तथ्य उस पे आया है, उसके सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन में, उसके चारों तरफ के जो चीजें हैं, जो चारों तरफ का जो डिस्कशन है, उस पॉइंट से आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो चलिए इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 41वां 1925 में कानपुर में हुआ था और अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। काफी फेमस महिला थी, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। वैसे ही यहाँ पर एक सवाल में ट्विस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। सवाल यह पूछेगा कि पहली महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। आपको पता है 1917 कोलकाता अधिवेशन में हमने बात किया था। और अगर पहली भारतीय महिला की बात हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आंसर होगा सरोजनी नायडू। चलिए थोड़ा सा हम लोग सरोजनी नायडू पर ब्रीफ कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है डिटेल में कि सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में बेहतरीन पकड़ होने के कारण इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। यानी इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो इंग्लैंड में हुआ था और इनका इंग्लिश लिटरेचर पर काफी अच्छा पकड़ था। भारत के किसी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार बनी थी। इनकी प्रमुख पुस्तक थी ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड, काफी फेमस भी रहा। तो चलिए हम लोग इस बात को तो हम लोग डिटेल कर लिए। 41 में सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू से संबंधित हमारी ये महत्वपूर्ण बातें। आते हैं 42 में, यानी 42वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1926 में, जगह था गुवाहाटी। अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर और यह पहला ऐसा अधिवेशन था जहां पर कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर संबंधित है। अब आते हैं 42वें के बाद 45वां। ये 1929 के लाहौर में, आप लोगों को पता है कि ये लाहौर रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। और पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को पहली बार हम लोगों ने अपने यहाँ जो जो आजादी का स्वरूप का था, जो स्वाधीनता का जो हम लोग जो मनाए थे डेट, वो हम लोग 26 जनवरी को अनाउंस किया था। ये घोषित भी था कि जब कभी हमारे यहाँ आजादी के वर्ष मनाए जाएंगे तो हम लोग उसको 26 जनवरी के रूप में ही सेलिब्रेट करेंगे। वैसे इन बातों की जो आगे आगामी जो बातें हुई उन बातों से इन तथ्यों का बदलाव हो गया था, लेकिन पहले जो बातें रखी गई थी वो 26 जनवरी था। इसके बाद हम लोग 45वें सम्मेलन के बाद हम लोग देखते हैं 51st यानी 51वां सम्मेलन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी मानता है। ये हुआ था 1937 में, पहली बार गांव में हुआ था फैजपुर में और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर प्रांतीय स्वशासन की मांग की गई थी। प्रोविंस का जो है उसका डिमांड किया गया था, उसके सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आते हैं 51वें के बाद 55वीं जो 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी जो मेरठ में संपन्न हुआ था, और 56वीं 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दिल्ली में हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों के पहले हम लोग दो और बात कर ले, 52nd और 53rd का, चूंकि ये दोनों कॉमन है। ये दोनों कॉमन पर हम लोग बाद में बात करेंगे। 51 के बाद हम लोग के पास ये दो कॉमन है, 52nd और 53rd। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी 1938 और 1939। एक हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी का सम्मेलन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहा और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। जाहिर सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अगर आंदोलन को हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं, फ्रीडम मूवमेंट को देखते हैं, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस को नजरअंदाज करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबलाइज लेवल पर अगर हिंदुस्तान को बहुत अच्छे तरीके से किसी ने इंट्रोड्यूस किया और उन चीजों पर उनकी बेहतर कार्य पद्धति रही तो वो एक सुभाष चंद्र बोस थे।
इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए 1920 की आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद 1 वर्ष के बाद इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ ये अपनी एंट्री ले लिए। लेकिन चूंकि था क्या कि गांधी जी का जो कंसेप्ट था, जो असहयोग आंदोलन में वापस लेने का जो स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट पे हम लोग जाते हैं 5 फरवरी 1922 की घटना चौरा चौरी के नाम से काफी फेमस भी हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो हिंसात्मक रवैया था उस कारण से वहां से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। इस बात से खफा थे सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस ने इस बात पर कहा भी था कि जब हम लोग अपने चरमोत्कर्ष स्थिति पर थे, काफी हम लोग एंथुजियाज्म मूड में थे, इस आजादी की जो दास्ता थी, जब हम लोग अपने एपेक्स मोमेंट में चल रहे थे, तो यहां पर से इनका वापस लेना बिल्कुल गलत था। और इस बात के लिए इसके अगेंस्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी इस पर बात कहा था कि भाई अगर कोई गलती काम अगर हिमालय का कोई गांव करता है, जैसे कन्याकुमारी के गांव की क्यों सजा मिलती है। मतलब इस तरह की बातों को रखा गया कि अगर अहिंसात्मक दृष्टिकोण का कन्वर्जन हिंसात्मक दृष्टिकोण में हो गया था, तो उस जगह पे बंद कर देना चाहिए था जहां पर यह वारदात हुई थी। वैसे गांधी जी का भी अपना एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के खिलाफ वो तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा भी था कि हिंसा और मौत में से मुझे कोई चुननी होगी तो पक्का मैं मौत को चुनूंगा, लेकिन हिंसा को नहीं चुनूंगा। तो बेसिकली है क्या कि अपने अपने सिद्धांत होते हैं। गांधी जी का यह सिद्धांत था कि पूरे हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से होगा, हिंसा का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा, और अगर किसी कारण से हिंसात्मक चीजों का प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पर हम इसे बंद कर देंगे। खैर जो भी हो, हम अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे। कलकत्ता से ये मेयर के पद पर है। जब ये स्टेटमेंट वापस लिया तो उन्होंने सीआर दास के साथ स्वराज पार्टी का भी अहम हिस्सा बने। बर्मा में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था और इंडिपेंडेंस लीग से ये जुड़े रहे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 41 में बर्लिन गए और बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि बर्लिन जब 1941 में बर्लिन गए थे तो इन्होंने इंडियन लीजन की स्थापना की थी। साथ ही साथ अगर 1943 में बात करें तो जापान से फिर सिंगापुर, इस तरह से इनका जाने का क्रम रहा। और इवन अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस, देखिए यहां पर बात क्या है ना कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इन दोनों के बीच में विचारधाराओं का जरूर अगेंस्ट होगा, एक विरोधाभास होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह, इन सभी चीजों का जो कनेक्टिविटी है सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ता है। तो चलिए 38 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। वैसे 1939 त्रिपुरी के बारे में आपको बता दें, गांधी जी ने अपना पूरा प्रेस्टिजियस इशू बना लिया था कि किसी भी शर्त पर सुभाष चंद्र बोस की एंट्री अध्यक्ष के तौर पर नहीं होगी। उनके विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस यहां पर से जीत के गए और अध्यक्ष का पद इन्होंने सुशोभित किया था। 38-39 दोनों बार में इन्होंने अध्यक्ष का पद लिया था, 1930 और 39 में। अब 55वीं और 56वीं काफी सिंपल है। 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी, आपको पता होगा कि 56वीं 1947 में हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहां सवाल पूछता है कि देश की आजादी के वक्त, देश की आजादी चूंकि अगस्त में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर में ये आयोजित होता था। तो 55वीं जो आचार्य जेबी कृपलानी थे वो देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि जब 1947 की बात आए तो यहां पर दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1885 के कांग्रेस का सफर 1947 तक का सफर ये कंप्लीट हुआ। इस बीच में जितने लोगों का इंटरेक्शन हुआ, उसको चारों तरफ एक सरकमफ्रेंस सिचुएशन बना के हमने उस पर एक काम करने का कोशिश किया है। आप जाहिर सी बात है कि ये तीनों वीडियो को अगर एक साथ टैग करके आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अप्रोच काफी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।